तो दोस्तों नमस्ते आप सभी लोगों को। मैं अपने चैनल के दूसरे वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे एक विशेष प्रकार के लोन का, जिसका नाम है SBI रियल्टी लोन। SBI रियल्टी लोन क्या होता है? तो SBI रियल्टी लोन ये होता है कि आपको सिर्फ प्लॉट खरीदना है, पर्पज के भी फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। ये नहीं कि आपको सिर्फ प्लॉट खरीद के छोड़ देना है। इससे आप सिर्फ प्लॉट खरीदने के लिए बैंक लोन नहीं करती हैं। आपको प्लॉट के साथ साथ आपको 5 साल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन दिखाना होगा। उस पर्पज़ के लिए जो लोन लेते हैं उसमें आपका तमाम तरह की सारी चीज़ें क्या क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे एलिजिबिलिटी से। तो सबसे पहले तो किसी भी होम लोन को लेने के लिए आपको एलिजिबिलिटी तो होता है, पहला होता है कि आप रेजिडेंट इंडियन हो, 18 साल से ऊपर हो, और आपके पास इनकम डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। इनकम डॉक्यूमेंट मीन्स कि अगर आप जॉब करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो आपको ITR या फॉर्म 16 सबसे आसान होता है उसमें, या तो आप बिजनेसमैन है तो आपको 3 साल का ITR देना पड़ेगा। ITR आपके पास होना चाहिए 3 साल का। उसके बाद आपका सिविल स्कोर आता है। तो अलग अलग बैंकों का सिविल स्कोर का क्राइटेरिया अलग अलग है। जहाँ तो सबसे जो कम देखिए, सिविल स्कोर में होता है ना कि जो -1 होता है ना, सिविल स्कोर होता है आपका 300 से लेके आपका 900 तक के स्कोर के बीच का होता है। जो उससे नीचे का होता है वो जैसे कि एक सिविल स्कोर -1 होता है, तो उसका मतलब है कि आपका कोई लोन का पिछला लोन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर 0 है तो 0 ले लीजिए। तो 0 का मतलब होता है कि आपका 6 महीने तक का, 6 महीने से नीचे तक का आपका बैंक लोन का रिकॉर्ड सिविल अथॉरिटी के पास है। और उससे ऊपर चले जाइए 50-100 इसी मतलब टाइम के साथ दिखाता है, टाइम रेंज में। तो आपका जो मेनली जो सिविल स्कोर अच्छा माना जाता है वो 700 से ऊपर का माना जाता है। और करीब करीब आपका बैंक जो है प्रीफर करती है लोन करना है जिसका सिविल स्कोर 550 से अधिक हो। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए। अब हम लोग आते हैं कि कितना लोन मिल सकता है। तो लोन का देखिए, लोन अमाउंट जनरली बैंक डिस्पर्स करती है आपके। अगर मान लीजिए कि आपको पर्पस ऑफ मतलब कि प्लॉट परचेज लेते हैं, तो आपको पहले तो प्रोजेक्ट कॉस्ट बनवाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका जो आर्किटेक्ट होगा वो आपको बनाएगा उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट में आपका लैंड का वैल्यू भी इंक्लूड करेंगे आप। अगर आप लैंड भी खरीद रहे हैं, या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि लैंड खरीदने ही जा रहे हैं, तो उस लैंड का वैल्यू डिस्कस करेंगे, प्लस उस पर कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट कितना आएगा ये आपको आर्किटेक्ट बना के देगा। उसका क्या क्या स्टेज में क्या क्या कॉस्ट आएगा वो सब एक अप्रूव नक्शा भी होता है, एक नक्शा लगता है। और उसके साथ आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट बनता है उसमें टोटल खर्चे का विवरण होता है। उसमें ज़मीन के वैल्यू प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी होता है। तो उस सब को जोड़ के जितना आता है बैंक करीब करीब उसका 75% के करीब जो है। उसमें भी अलग अलग 3 क्राइटेरिया हैं। तो अगर आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लॉट परचेजिंग 30 लाख के अंदर हो जाए तो आपको 90% तक बैंक फाइनेंस कर देगी। बशर्ते उसमें है कि आपका सैलरी डिडक्शन भी देखेगी बैंक की। आपका जो है जैसे मान लीजिए आपका सैलरी मंथली क्रेडिट हो रहा है 60,000, तो आपका उसमें नॉर्मली 60, 50 एंड 70 का क्राइटेरिया है आपका, मतलब डिडक्शन मंथली की कितना जो है, जो मंथली EMI बनेगा उसका वो जो है आपके मंथली इनकम का कितना परसेंट है। तो जनरली 60 से 70% होता है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा आपका वही 75%, 80 या 90% तक बैंक फाइनेंस करेगी। डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, सब देख के बैंक फाइनेंस करती है। अब हम लोग आते हैं कि इनकम क्लबिंग एक वर्ड होता है दोस्तों, इनकम क्लबिंग। ये इसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपका सैलरी कम आ रहा है, जिसके कारण आपका जो लोन आपका कम बन पा रहा है आपके सैलरी के हिसाब से, तो आपको इनकम क्लब यानी इनकम जोड़ सकते हैं लोन आवेदन में। जो इनकम किसका जोड़ सकते हैं दोस्तों, आप अपने किसी भी क्लोज रिलेटिव्स का आप इनकम ऐड कर सकते हैं। और लेकिन इसमें एक शर्त है कि आपका जो क्लोज रिलेटिव है वो आपको या तो गारंटर या तो कोई और, अगर आप उसके नाम से अगर ज़मीन है
अगर जॉइंटली नाम से है तो को ब्रोकर बनेंगे। अगर उसके नाम से नहीं है, ज़मीन सिर्फ आपके नाम से है, तो वो गारंटर बन सकते हैं और अपना इनकम जुड़वा सकते हैं उसमें। तो इनकम आप क्लोज रिलेटिव मतलब होता है कि आपका जो खून का रिश्ता जो होता है, आपका क्लोज जैसे कि भाई बहन, पति सन, पति हो गया, सन हो गया, वाइफ हो गया, स्पाउस जिसको कहते हैं। तो इस सब का आप माता पिता हो गए, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर हो गए, तो इस सब का आप इनकम अगर बशर्ते वो ब्रावर या गारंटर के रूप में आप ज्वाइन करते हैं लोन आवेदन को, तो आप उसका इनकम क्लब करवा सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों कि ब्याज रेट कितना रहता है। तो देखिए, जनरली होम लोन में ब्याज रेट कम होता है और ज़्यादा पीरियड के लिए होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म अवधि के लिए 20 साल 30 साल तक के लिए होता है वो। तो ब्याज दर अगर SBI की बात करें तो अभी करीब 7.5% के करीब चल रहा है, और 7.5 या और मैक्सिमम 10 से नीचे ही ज़्यादातर बैंकों का ब्याज दर होता है। और उसमें आपका 2 तरह के ब्याज दर के ऑप्शन मिलते हैं, फिक्स रेट या फ्लोटिंग रेट मिलते हैं। तो आपके ऑप्शन चॉइस पे डिपेंड है कि आपका फ्लोटिंग रेट चूज करते हैं। फ्लोटिंग रेट मतलब कि ये होता है कि आपको जो है जो मार्केट के हिसाब से रेट बदलते रहते हैं, ब्याज रेट या रेपो रेट, उसके हिसाब से आपका रेट निर्धारित होता है, उसके हिसाब से आपका रेट चेंज होता रहेगा उसमें। और एक होता है फिक्स रेट, जो आपका एक बार लोन एग्रीमेंट बनते समय आपका जो इंटरेस्ट रेट उसमें होगा किसी खास बैंक का, तो वही आपका पूरा जब तक लोन ख़त्म ना हो पूरा टेनर पे चलेगा, वो पूरा अवधि के लिए चलेगा। तो ये आप उस हिसाब से ले सकते हैं। रही बात की, अब हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर डॉक्यूमेंट्स का। पेपर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं एसबीआई कंस्ट्रक्शन लोन के लिए, मतलब परचेज ऑफ प्लॉट के लिए। तो हम लोग देखिए, तो हमने इसे पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि होम लोन के लिए बैंक 3 तरह के डॉक्यूमेंट मांगती है। एक पहला तो इनकम डॉक्यूमेंट, दूसरा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, तीसरा आपका KYC डॉक्यूमेंट्स। तो इनकम डॉक्यूमेंट्स में आप लोग जान ही गए हैं कि लगभग सभी लोगों के लिए वही 2 साल ITR, 2 साल का फॉर्म 16, या आपका बिजनेसमैन है तो 3 साल का ITR, और बैंक स्टेटमेंट और सैलरी सर्टिफिकेट 3 महीने का, लेटेस्ट 3 महीने का, ये सब ये लगता है। उसके बाद हम लोग KYC डॉक्यूमेंट भी देख लिए थे, जिसमें कि आपका पते, आपका ओरिजिनल पहचान और पते का आपका बैंक जो है वेरीफाई करती है। तो जिस डॉक्यूमेंट में आपका आपका पता और आपका पहचान कंफर्म हो, वो सब KYC डॉक्यूमेंट का निर्माण करते हैं। तो उसके बाद हम लोग आते हैं मेन या इम्पोर्टेंट है कि पेपर यानी कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में हाँ, सबसे पहले आता है कि वो किस टाइप का प्लॉट है, एग्रीकल्चर प्लॉट है, रेजिडेंशियल प्लॉट है, फ्री रेजिडेंशियल प्लॉट है, कमर्शियल प्लॉट है। तो आपको अगर आप चूँकि रेजिडेंशियल प्लॉट पे ही आपको मिल पाएगा, तो आपको अगर एग्रीकल्चर है तो आपको कन्वर्जन हुआ है कि नहीं हुआ है, 143 उसका डॉक्यूमेंट लगता है। 143 से ये पता चलता है कि आपका कन्वर्जन हो गया है एग्रीकल्चर टू रेजिडेंशियल में। और कमर्शियल प्लॉट पे तो आप रेजिडेंशियल लोन नहीं ले सकते हैं, तो वो आपको नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपका जहाँ पे आपका प्लॉट है वो किसके अंतर्गत आता है, किस अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। जैसे वहाँ अलग अलग जगह की अलग अलग अथॉरिटीज़ होती हैं। जैसे कि अगर बस्ती ज़िला की बात करें तो BDA, बस्ती डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया। लखनऊ की बात करें तो LDA होता है। तो उससे LDA होता है, तो उसके अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है, या किसी सोसाइटी के अंतर्गत आता है, कोई सोसाइटी उसको उस लैंड का उस एरिया का है, मतलब किसी सोसाइटी के अंतर्गत वो लैंड आता है। तो ये वेरीफाई ये करेंगे, और जो है उससे NOC भी लेंगे। जिस किसी अथॉरिटी के अंदर उससे NOC लेना पड़ता है कि ये ज़मीन किसी डिस्प्यूट या कोई टैक्सेस इसका ड्यूज वगैरह सब बाकी नहीं है, इससे लेते हैं। और उसका अप्रूव्ड प्लान, एक अप्रूव्ड प्लान है तो अप्रूव्ड प्लान दिखवाना पड़ता है। उसके रिकॉर्ड्स, मतलब उस अथॉरिटी से, मतलब कि उसे रिकॉर्ड निकलवा के दिखाना पड़ता है, और ताकि NOC ना रहे। उसके बाद आपका उस प्रॉपर्टी का आपका जो है टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो बैंक अपने एडवोकेट से करवाती है, वो आपको जिसको सर्च रिपोर्ट भी बोलते हैं, सर्च रिपोर्ट
उसे सर्च रिपोर्ट से ये सिद्ध होता है कि कोई प्रॉपर्टी में कोई झगड़ालू प्रॉपर्टी तो नहीं है, विवादित प्रॉपर्टी तो नहीं है। और उसके बाद जब आपका टाइटल वेरिफिकेशन पिछले 30 साल का निकल जाएगा, उसके बाद आपका खास जो भी होता है उसका उसके बाद आपका जो है नक्शा जो तैयार होता है, वो नक्शा बनवाना पड़ता है, ज़मीन का नक्शा क्या है उसका। उसके बाद नक्शा के बाद आपका जो है उसके बाद आपका हाँ नक्शा, उसके बाद आपका पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट का ब्यौरा देना पड़ता है। आपका जो प्रोजेक्ट को आर्किटेक्चर होंगे वो आपको बनवाएंगे। तो ये प्रोजेक्टर ये आपका जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट में सम्मिलित होगा, प्लस जो है उस लैंड से रिलेटेड जितना भी टैक्सेस रिसीट्स वगैरह से आपके पास है वो सब लगेंगे। तो दोस्तों ये पेपर डॉक्यूमेंट्स में आता है। कुछ और डॉक्यूमेंट स्पेशली बैंकों का होता है, वो काफ़ी अलग अलग वेरियस तरह के होते हैं। तो आप ये तीनों डॉक्यूमेंट्स लेके आप जो है बैंक में आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।